अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसीब मलिक और आप देख रहे हैं जवाब दो विद फरूख वड़ाइच। फरूख वड़ाइच की अदम मौजूदगी में आज प्रोग्राम की जिम्मेदारी मैं अदा कर रहा हूं। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। नून लीग पहले मरहले की फातेह करार पाई है, जबकि अगले मरहले के लिए तमाम सियासी जमातें मुकम्मल तैयारी में हैं। इसी दौरान बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के एक दूसरे के खिलाफ बयानात सामने आए हैं। तहम गुज़िश्ता रोज़ दोनों सियासी जमातों की क़यादत मुजफ्फराबाद में शीरो शुक्र दिखाई दी। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला ने नए इंतज़ाम यूनिट की बहस छेड़ी है। इस मामले पर आगे चलकर बात करेंगे। सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे आज तर्जुमान पाक फौज ने दहशतगर्दी और बलूचिस्तान के मामले पर तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका कहना था कि जानबूझकर ये तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है कि बलूचिस्तान में हालात खराब हैं। दहशतगर्दों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। दहशतगर्द या तो कानून के मुताबिक हथियार डाल दें या फिर हम उनसे लड़ेंगे। बलूचिस्तान से मुतालिक जानबूझकर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि एलीट और सरदार चाहते हैं कि गरीब का बच्चा आगे ना बढ़े। हम एलीट क्लास और सरदार से नहीं, बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे। नाजरीन, DGISPR की जानिब से आज एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने, तजियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, आज एक इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की गई है बलूचिस्तान को ओवरऑल DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने कवर किया। सर, इस पर क्या आपका नुक्ता नज़र है, क्या कॉमेंट करेंगे? क्या उन्होंने बेसिक इश्यूज जो है उनको एड्रेस किया है, और उसके साथ साथ जो बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की जितनी वारदातें हुई हैं, उनके खिलाफ जो ऑपरेशंस किए गए हैं और जिस तरह वहाँ पे जितनी शहादतें हुई या KPK में जो ऑपरेशंस किए गए हैं, उसकी उन्होंने तफसीलात बयान की है। और बुनियादी तौर पे उनका जो नुक्ता था, जो आर्टिकल 5 के हवाले से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जी पहले ये रियासत है, फिर सियासत है, और रियासत के साथ कमिटेड होना जो है वो सियासत की भी वही मिराज होनी चाहिए। इसलिए कि जैसे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर रियासत का इंटरेस्ट जो है वो उसको सियासत के ऊपर प्रेफर नहीं किया जाता, बल्कि पाकिस्तान की इस वक्त जो जितनी सियासत है, जितनी पॉलिटिक्स है, वो जाती मफाद के लिए मैं कहूँगा रिलेट कर रही है। इसीलिए कल आपने मोहसिन नकवी का भी बयान सुना, जिसने कहा कि जी पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम तबाह हो गया, और अगर आपका सिस्टम तबाह हो चुका है और उसने कहा सिस्टम ठीक हो ही नहीं सकता, आप जितना मर्जी काम कर लें, तो अगर सिस्टम तबाह हो गया है पॉलिटिकल सिस्टम, तो इसका मतलब है कि वो इसलिए तबाह हुआ है कि रियासत जो है वो सियासत जो है वो रियासत को डिलीवर नहीं कर रही। वो अपनी ज़ात को, अपनी फैमिली को, अपने पावर को, अपनी ख्वाहिशों को, अपने इमेजिनेशन को डिलीवर कर रही है। और जब ये चीजें रियासत के इंटरेस्ट से रिलेट नहीं हो, रियासत का क्या इंटरेस्ट होता है? रियासत का इंटरेस्ट होता है पॉलिटिकल डिलीवरी। बिल्कुल। रियासत का इंटरेस्ट होता है कि करप्शन फ्री माशरा। रियासत का इंटरेस्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर। रियासत का इंटरेस्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर। रियासत का इंटरेस्ट होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब जब ये तमाम चीजें, अब जैसे आपने कश्मीर में अभी देखा, कल ही बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट अभी आज छपी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं वफाकी हुकूमत को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, और वो मुजफ्फराबाद में कोई जलसा कर रहा था। तो उसने कहा कि जी आप जो इलेक्शन के अंदर धांधली कर रहे हैं और जो बेमानियां कर रहे हैं, इसके हिसाब से मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि ये न करें। जो वोट, जिसका वोट है उसको उस वोट को जाने दें। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्शन जब ठीक नहीं हो रहे तो आपका सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा ना। तो इसलिए ये तमाम चीजें जो होती हैं, या राना सनाउल्लाह की जो स्टेटमेंट आई, जिसने पीपल्स पार्टी को कहा कि जी वो 28,000 से 35,000 अरब रुपए लेके जी 15 साल में दुबई चले गए। तो वो इसका क्या मतलब हुआ कि करप्शन जनरेट हो रही है, आपका सोसाइटी जो आपकी फंक्शनिंग है गवर्नमेंट की, वो उस तरह नहीं है जो आपका रूल्स एंड रेगुलेशन या जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर कहता है। तो उस हिसाब से वो जो मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट है उसको रिलेट कर लें आज की इस स्टेटमेंट से, जो उन्होंने आर्टिकल 5 के लिहाज से बात की है कि जी सियासत जो है वो रियासत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सियासत से। तो हमारे यहाँ ये चीजें जो अब हो रही हैं, और जिस तरह आप इनको वकूफ पजीर होते देख रहे हैं,
اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو دہشت گردی کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے سیکورٹی فورسز پہ بتاشا پریشر ہے، کائنیٹک آپریشن آپ کر رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن آپ کر رہے ہیں، تو اس کے اندر تمام جتنے شہادتیں ہیں وہ سیکورٹی فورسز کے لوگ یا بلوچستان کے عوام جو مارے جاتے ہیں کسی خود کے دھماکے میں، وہ سفر کر رہے ہیں. لیکن وہاں پہ جو آپ کو اٹینشن، جو توجہ آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی ہو رہی ہے، مجھے تو وہ نظر نہیں آتی، ٹو بی ویری فرینک. اور اگر وہ توجہ نہیں ہے، کیونکہ ساری یاد رکھیے گا کہ ٹوٹل کائنیٹک آپریشن رزلٹ ڈیلیور نہیں کر سکتے، آپ کو اس کے ساتھ بہت سارے پولیٹیکو کم ایڈمنسٹریٹو میئر، لیجسلیٹو میئر، ڈپلومیٹک میئر لے کے چلنا ہو. اور اس کے اندر آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ کیا کمٹمنٹ ہے. یعنی اگر یہ کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ ہمارا دہشت گردی کے خلاف زیرو ایکشن زیرو ایرر سنڈروم ہے، جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کافی دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، بلکہ ہر دہشت گردی کے واقعے کے بعد ان کی یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے، تو آپ اس کی بتائیے اس کے حساب سے جو آپ کے نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو چیزیں ہونی چاہیے تھی، جو پوائنٹس ہونے چاہیے تھے، کیا وہ ان پہ عمل ہوا ہے؟ کیا ان پہ عمل ہو رہا ہے؟ اس طرح تو نہیں ہوتا، خالی بیانات سے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، بیانات کے ساتھ آپ کو پریکٹیکل اقدامات کرنے پڑتے. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی لیے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ کہنا پڑ گیا کہ سیاست سے زیادہ ریاست ضروری ہے، اور پہلے ریاست کا انٹرسٹ لک آفٹر کیا جائے گا، تو اس کے بعد پھر سیاست جو ہے وہ آپ کریں گے. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ریاست ہے تو ہی سیاست ہے اور تو ہی ہم سب ہیں، اور ریاست کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. سر، آج ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال ہوا تھا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے، جو گزشتہ روز انہوں نے بیان دیا تھا انتظامی یونٹس کو لے کر، جس پر ڈی جی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ یہ محسن نقوی کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. سر، اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک مرتبہ پھر کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے کہ دہشت گرد قانون کے مطابق ہتھیار ڈال دیں یا پھر ہم ان سے لڑیں گے. مطلب بالکل کسی قسم کی کوئی رسپائٹ ان کو نہیں ملے گی، آئین اور قانون کے تابع ہو جائیں، اپنے وہ کر لیں. یہ بالکل ہونا تو یہی چاہیے، اور یہی ڈیمانڈ ہے. آپریشنز کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ ان دہشت گرد تنظیموں کے اسٹرکچر کو تباہ کریں. اور آپ کو پتہ ہے وہ دہشت گرد تنظیمیں جتنی ہیں ان سب کے لیڈران جو ہیں وہ باہر بیرونی ممالک میں موجود ہیں. کوئی سوئٹزرلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ لڑا رہے ہیں لوگوں کو جو یہاں پہ آپ کو لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ تمام جنگ جو ہے بنیادی طور پہ دہشت گردی کی جنگ ہے، کسی تھیسس کے لیے، کسی نظریے کے لیے نہیں ہے. یہ جو لیڈر جن کے بشیر زیب ہو گیا یا ربیع مری ہو گیا یا برمداد بگٹی ہو گیا، یہ سب اس سے پیسہ کما رہے ہیں. یہ اس سے سی آئی اے سے پیسہ لیتے ہیں، یہ اپنا موساد سے پیسہ لیتے ہیں، را سے پیسہ لیتے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح نا، جو وہ سوئٹزرلینڈ میں جو بیٹھے ہوتے ہیں ڈیزائنر سوٹ پہن کے، وہ کہاں سے پیسہ آتا ہے ان کے پاس؟ پھر ڈاؤن بلو دی لائن بہت پیسہ انڈیا، بھارت بہت زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں. تو یہ جنگ بن گئی ہے اب اس وقت پاور سنیچنگ کی اور منی سنیچنگ کی. تو اس کے اندر جو چیزیں اب ہو رہی ہیں وہ آپ کو بڑی کلیئرٹی سے سامنے نظر آ رہی ہیں. تو اس میں جب تک یہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے تو پھر جو جتنے آپریشن ہو سکے ہیں، جتنی شہادتیں ہوئی چکی ہیں، ان شہادتوں کے اسکیل کو ضائع تو نہیں کیا جا سکتا. بالکل، وہ تو پھر آخری دہشت گرد تک آپ کو یہ آپریشن جو ہے جاری رکھنا پڑے گا، اور تبھی ان کا قلع قمع ہو سکے گا. تو سر، یہ بلوچستان میں جو فرسودہ سرداری نظام ہے اور سیاسی ایلیٹ بلوچ عوام کو سر محروم کیوں رکھنا چاہتی ہے؟ ان کو آگے پراسپر یا پروگریس کرتا ہوا کیوں دیکھنا نہیں چاہتی؟ ان کو آگے بڑھانا کیوں نہیں چاہتی؟ لیکن اب دیکھیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بلوچستان کی حکومت ہے اس میں کتنے سردار ہیں، ان کا کیا رول ہے. اب اس وقت ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیے گا، اس وقت جتنی دہشت گردی کا جتنا افریت ہے نا، اس کی جتنی تنظیم سازی ہے، وہ ان بلوچ سرداروں کے ہاتھ سے نکل کے اور تعلیمی اداروں میں چلی گئی ہے. اور تعلیمی اداروں میں جو نیریٹو پلے کیا جا رہا ہے وہ نیریٹو ہے جو آپ کو اس وقت ان دہشت گرد تنظیموں کے اندر پنپتا ہوا دیکھتے ہیں. اب وہاں پہ عورتیں بھی جوائن کر چکی ہیں. پچھلے دنوں ایک لڑکی ہے شہناز نام کی، جو ان کی ایک کمانڈر تھی، جس کی غالباً افغانستان میں کچھ ایک نامعلوم لوگوں نے گاڑی پہ حملہ کیا، جس میں 2 مارے گئے اور ایک کی وہ زخمی ہو گئی. اور وہ تمام کے تمام اگر آپ نکال کے دیکھیں گے تو سارے ان تعلیمی اداروں سے نکلے ہوئے ہیں جو بلوچستان کے تعلیمی ادارے ہیں. بلکہ وہاں سے لوگ یہاں پڑھنے آتے ہیں، پنجاب کی یونیورسٹیز میں پڑھنے آتے ہیں.
यहाँ भी वो यहाँ से भी वो अपने नाम के साथ बलोची नाम लगा के चले जाते हैं और अपने आप को ये एक सफियान बलोच चौक में मारा गया था, वो यहाँ पे यूईटी में लाहौर में यूईटी में पढ़ता रहा था, वहां से एक तंजीम बनाई थी। तो सरदारों के हाथ से सरदार तो साफ चाहिए, सरदार जो है वो तो नहीं चाहेगा कि उसका जो क्वेश्चन करे। दूसरी बात, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि वो सरदार जो है वो सियासत भी करते हैं, और सियासत मैंने आपसे बताया कि पाकिस्तान में सियासत जो है वो पैसा बनाने के लिए की जा रही है आज। उसके अंदर कोई अवाम का कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं है किसी भी तरीके कार से। अभी आपके कराची में मैं अखबार में पढ़ा था, एक वली का अस्पताल का केस आया था जिसमें 130 बच्चों की डेथ सिर्फ इसलिए हुई कि उनको HIV की वजह से डेथ हुई कि वो उस अस्पताल के अंदर चौकीदार जाके खरीदारी किया करता था और MS उसको चौकीदार उसको बेचता था, और वहाँ पे बच्चों के ऊपर जो सिरेंजेस जो होती हैं वो एक सिरेंज से 25 बच्चों को टीके लगाए गए। तो बात ये है कि ये आप वहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ना, तो ये क्यों हुआ था? इस तरह की बेताजा मिसालें आप उठा लें, पंजाब में भी उठा लें, यहाँ पे भी अपना 17 पंजाब की सिस्टम थी, उसके अंदर इतनी सारे लोग हैं जिन्होंने करप्शन की, जिनको गिरफ्तार किया गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तमाम चीजें जो चल रही हैं ये इसी चीज की तरफ इंडिकेट करती हैं, जिस चीज की तरफ इशारा किया है वो सिर्फ नकवी ने, अब वो उनका जाती ख्याल है। साफ जाहिर है अगर वो कोई चीज कह रहे हैं तो गवर्नमेंट के साथ ये तो नहीं कह सकते कि मुझे फलाने ने बताया है कहने के लिए, वो कहेंगे तो जाती ख्याल ही होगा, क्योंकि वो उनकी एक पॉलिटिकल राय हो सकती है। लेकिन ये राय जो है ये आपके सिस्टम के जिस तरह सिस्टम की डिलीवरी हो रही है उससे मैच करती है। और जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर कल आप बिलावल की स्टेटमेंट उठा के देखें, उसने कहा जी PTI को भी जो है वो इलेक्शन ना लड़ने की सियासत नहीं करनी चाहिए, उनको आना चाहिए, उन्हें चाहिए इलेक्शन लड़े। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो ये बात कर रहे हैं तो वो या मोहसिन नकवी भी कह रहा है कि जी PTI, तो इसका मतलब वो ये चाहते हैं कि जी जो स्कोप है सियासत के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का स्कोप बढ़ाया जाए, और ज्यादा आप टू पार्टी सिस्टम आपको तो काम नहीं चलेगा। टू पार्टी सिस्टम से तो यही होगा कि एक पार्टी का दूसरी पार्टी और दूसरी पार्टी का तीसरी एक पार्टी पे आपस में वो जो है ना वो कहते हैं वो अपना म्यूजिकल चेयर वो खेलते रहेंगे। बिल्कुल, सियासी जमातों का एक वो स्कोप बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और इसको एक्सपेंड करने की कोशिश की जा रही है। ज़ाती राय भी उनकी हो सकती है, उन्होंने ज़ाती राय दी। सर, DG साहब ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक सिग्निफिकेंट पॉइंट रेज किया है। लापता अफराद पर सर जो प्रोपेगेंडा होता है उस पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा है कि लापता अफराद मस्तूं, खुजदार और दीगर इलाकों में दहशत गर्दी में सर मुलविस पाए गए हैं। सर, इस पर आपकी क्या राय है, क्या कॉमेंट करेंगे? बिल्कुल, मैं इससे पहले बहुत दफा ये बात करता रहा हूँ, इसलिए करता रहा हूँ कि मैंने जितनी दहशतगर्दी के अंदर जो लोग मारे जाते हैं और जब उनकी शिनाख्त होती है, उसका एक मिसाल मैं आपको भी पेश कर देता हूँ कि एक पिछले दिनों एक चेक पोस्ट पे, जिवानी में एक चेक पोस्ट पे हमला हुआ था, उसके अंदर एक शख्स मारा गया था, उसका नाम था अताउल्लाह बलोच। अब वो अताउल्लाह बलोच का नाम जो है वो मिसिंग पर्सन में था, और उसको वो BIC की जो है लांगो मारन क्या नाम है वो उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करती रही हर उसमें जलसे में कि जी उसको उठा के ले गए हैं उसके। दूसरी बात ये है कि एक लड़की पकड़ी गई थी कोयटा में कैंप अपना एक पार्क से, जो खुद का जैकेट पहने हुए थी, वो भी अपना मिसिंग पर्सन में शामिल थी। एक लड़की मारी गई थी कनाडा में, एक फ्लैट के अंदर मारी गई थी, वो बलोची लड़की थी, उसका नाम क्या था, वो भी मिसिंग पर्सन में शामिल थी। और इस तरह बेताशा लोग हैं जो मिसिंग। और अब आप देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियों की वीडियो पिछले दिन बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ सर्कुलेट की है, उनकी आइडेंटिफिकेशन की गई तो वो भी मिसिंग पर्सन में थी। और ये BLA BRA के जितने लोग हैं, हरबयार मरी से लेके नीचे तक, ये वो सारे हैं जो जिनको कुछ को अपना मिसगाइड करके कुछ जो है अपने जाती ख्यालात की वजह से अपने घरों को छोड़ के जाके दहशतगर्द तंजीमों में शामिल हो गए, उनका जो तमाम का तमाम मलगा उठा के सिक्योरिटी फोर्सेस में फेंक दिए जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी दहशतगर्दी के ऑपरेशन जब होते हैं और कुछ लोग पकड़े जाते हैं, एक बंदा अगर पकड़ा जाता है, कुछ सहूलतकार पकड़ा जाता है, तो वो आगे बताता है कि उसने किसके साथ मिलकर सहूलतकारी की है। फिर ये इंटेलिजेंस की एक कंपल्शन बन जाती है कि पूरे केस को हल करने के लिए वो उन लोगों को भी शामिल तशवीश करे जिनके नाम सामने आ रहे हैं।
तो लेकिन वो उनकी परसेंटेज बड़ी कम होती है। इनमें से ज्यादा जो मिसिंग पर्सन के अंदर जो लोग हैं वो आपको इधर ही नजर आएंगे, इसमें BLA में नजर आएंगे, BRA में नजर आएंगे और बाकी तंजीमों के अंदर नजर आएंगे जो ये दहशतगर्दी के अंदर काम कर रही हैं। और आपको पता है कि जितनी लड़कियां हैं जो मिसिंग पर्सन है उनको तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने नहीं उठाया, किसी ने, वो तो अपनी मर्जी से जाके यहाँ उनको कोई लेके गया। पिछले दिनों एक लड़की का इंटरव्यू आया था, तो आप पकड़ गए। बिल्कुल उसने बिल्कुल, क्या खवातीन भी इस जो मकरू जो ये काम है दहशतगर्दी का जो नासूर है इसमें इक्वली पार्ट प्ले करती हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई तजकार हैं, आपका बेहद शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम में मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ जाऊँगा। मुझे ज्वाइन किया है राना अहमद शहरियार, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, सैयद अली बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इनसे ताल्लुक है। सबसे पहले सैयद अली बुखारी साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, आपने मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला जो हैं उनका बयान सुना होगा, आपकी नज़र से गुजरा होगा। सर, उनके बयान को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, बड़े सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कोई नई इक्वेशन बीच में ऐड हुई है। और वो ये है कि उनके जो माइंड में था, जो इस टाइम गवर्नमेंट चल रही है इसके हवाले से जो क्या सराहियाँ चल रही थी, जो गुफ्तो शनीद में रिजम्पशंस के ऊपर चीज़ें थी, उन्होंने बिल्कुल सामने खोल के रख दी। और एक चीज़ तो इसमें बिल्कुल क्लियर क्लियर है कि जैसे हम कहते होते थे कि ये 80 सालों की सबसे 4 साल गवर्नमेंट जो गुजरी है, ये सबसे बदतरीन दौर है पाकिस्तान की मईशियत का, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का। हर लिहाज से आप मुआवजा कर लें तो ये पिछले 78-80 सालों का सबसे बुरा तरीन भयानक दौर है पाकिस्तान का। तो ये उन्होंने खुद अपने ज़बानी कह दिया। और वो नहीं के मिनिस्टर हैं, वो खुद इंटीरियर मिनिस्टर हैं। और जो बातें हम कह रहे थे फॉर्म 45 के हवाले से, उसकी भी उन्होंने तस्दीक कर दी। जो हम आज से 2.5 साल पहले से कहते चले आ रहे हैं 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से, बिलावल भुट्टो साहब ने भी तस्दीक कर दी उसकी। तो अब इनके पास इत्तेहादी थे गवर्नमेंट के पास, जो इनको लाने वाले थे, जो इनको बैठाने वाले थे, जो इनको सपोर्ट करने वाले थे, वो सब भी आज उस जगह खड़े हो गए जो हमारी बात थी उसकी तस्दीक करने आ गए। किसी ने कह दिया कि हम PTI से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं सिक्योरिटी के ऊपर, किसी ने कह दिया कि हम लाइक माइंड लोगों को भी साथ लेके जाने को तैयार हैं, और किसी ने कह दिया कि जी ये बहुत बड़ा फेलियर है। सो फेलियर तो वो थे, हम तो डे फर्स्ट से कह रहे थे, और हम तो उनको भी इल्जाम जरूर लगाते थे कि यार आपने ये जो चेंज किया, ये जो रजीम चेंज हुई, उसके बाद पाकिस्तान को क्या मिला इसके अंदर। तो अल्टीमेटली पता ये चला कि पिछले 80 सालों में सबसे ज्यादा कर्जा इस मुल्क में के ऊपर चढ़ा। पता ये चला कि एक डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आया। पता ये चला कि आपके हर जगह, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो GB हो, चाहे वो आपका KP हो, चाहे आपका बलूचिस्तान हो, या इवन सिंध पंजाब हो, हर जगह आपकी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, आपकी पॉलिसीज फेल हो चुकी हैं, आपके लोगों को फेस करने के काबिल नहीं है। अवाम का आपने बुरा हाल नहीं, तबाह बर्बाद करके रख दिया है। आपने $12 अगर पर बैरल मार्केट में प्राइसेस ऑयल की सस्ती होती हैं तो आप 30 रुपए बढ़ा रहे होते हैं। सो कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई टैक्स का हिसाब किताब नहीं है। वो फेलियर लादा है। एक मिनिस्टर कहता है हमने टैक्स डेफिसिट यहाँ से पूरा किया है, दूसरा मिनिस्टर कहता है कि हमारा तेल तो रुका ही नहीं है, हमारे तो जहाज़ों के ऊपर पाकिस्तान के फ्लैग लगा के अगलों ने 20 दिए, 2 हमने रखे और 18 हमने 2 ममालिक को दिए। कोई कहता है कि 28 दिन का रिजर्वायर था, हमें तो प्रॉब्लम नहीं थी। अजीबो गरीब सी सूरत हाल है, एक अजीबो गरीब से एनार्की फैली हुई है। एक अजीबो गरीब से, जैसे नहीं एक भगदड़ हजूम के ऊपर कोई चीज पड़ी होती है और वो निचोड़ रही होती है, जो चीज निकले वो हम निकाल सके। तो ना कोई गवर्नमेंट नाम की चीज है, ना कोई इस्तेकाम नाम की चीज है, ना कोई मुल्क से मोहब्बत या इससे वफादारी की चीज है, ना मुल्क की सोच है, ना अवाम उन्नास की सोच है। आज आप गंदम बाहर से मंगा रहे हैं, आज आप चीनी बाहर से मंगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये खुला सबूत है कि दिस इज एब्सोल्यूट फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द सो कॉल्ड हाइब्रिड गवर्नमेंट। अब तो हाइब्रिड, पहले इनके अपने वजीर कहते थे, अब तो हर चीज खुली हो गई है। अब तो आपको भी कहने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, मीडिया को भी, और अब हमें भी कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि हर चीज खुलेआम आ चुकी है। इनके अपने लोग कहते फिर रहे हैं, इनका एक मिनिस्टर कुछ कह रहा है, दूसरा मिनिस्टर कुछ कह रहा है, इत्तेहादी कुछ कह रहे हैं। सो दिस इज ये तो अल्टीमेटली होना था ना, आवाज़ खल्क को नकारा है खुदा समझे। जब आप 17 सीटों वालों को हुकूमत देंगे तो उसका अंजाम तो मलिक साहब यही होगा ना। और वो चीजें अब क्लियर आ गई हैं। अब तो ये हुकूमत का और इनके अपने इंटरनल इश्यूज का तनाज़ा चल रहा है। अब तो ये जवाब दें ना, हम तो जो बात कह रहे थे वो तस्दीक हो गई है। अच्छा, सैयद अली बुखारी साहब, आपने
پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، گزشتہ روز انہوں نے مظفر آباد میں انتخابی جلسے سے خطاب کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں یا جو ان کے سیاستدان ہیں ان کی طرف میں ہاتھ بڑھا رہا ہوں، اور آپ جو آزاد کشمیر کے انتخابات ہیں اس میں بوائیکاٹ کی سیاست کو ترک کر دیں. تو سر آپ کا موقف اس پہ کیا ہے؟ کیا ہم ان فیوچر پاکستان تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو ایک سیپریٹ ایشو ہے نا، اس کے لیے تو اگر بلاول صاحب بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے مقابلے میں عمران خان صاحب نے جواب دینا ہے نا. عمران خان صاحب نے بات کرنی ہے، ہم تو ان کے کارکن ہیں. کیا بلاول صاحب کی یا آصف علی زرداری صاحب کے بغیر، ان کے پوچھے بغیر، ان کے فیصلے کے بغیر قادر مند وکیل صاحب بات کر سکتے ہیں؟ تو نہیں کر سکتے نا. پارٹی پالیسی ہوتی ہے جو پارٹی کا چیئر ہیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں الیکشنز کے اندر، ہم نے تو بڑی سوچ بچار کے بعد ہماری 6 میٹنگ ہوئی، میں خود اس میٹنگ کا حصہ تھا. اس کے اندر کشمیر سے لے کے جتنے لوگ تھے ہمارے پولیٹیکل ورکرز، وہ سارے بھی جو پولیٹیکل کمیٹی کے ممبران تھے وہ شامل تھے. ہم نے ایک ایک چیز کو آلموسٹ 6 کارڈ کو سامنے رکھا. اس کے بعد بی بی شہید کی جو گفتگو ہوتی تھی کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اس کو سامنے رکھا، اور ہم اس مقام پہ پہنچے کہ اس الیکشن میں بیٹھنا جو ہے نا یہ سب سے بڑی غلطی ہوگی. کیونکہ آج بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آج بلاول صاحب وہی کہہ رہے ہیں نا جو ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی جب ایک الیکشن ہی نہیں صحیح ہو رہا، جب ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہی نہیں ہے، فیئر الیکشن ہی نہیں ہے، تو ہم اس کو گھس کے لیجیٹیمائز کیسے کر دیں؟ ہم اس کے اندر گھسیں گے، اس کا حصہ بنیں گے، ہمارے لوگوں کو نشان نہیں ہے، ہمارے تصویریں لگانے کی اجازت نہیں، پوسٹر لگانے کی اجازت نہیں، بینر لگانے کی اجازت نہیں، جلسے کرنے کی اجازت نہیں، نشان کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا، ہمارے لوگوں کو اٹھا کے پرچے ٹی سی سی تو سٹارٹ کیا جاتا ہے، تو بھائی کون سا الیکشن ہے پھر؟ اور ہم اس کے اندر گھس جائیں. ہم نے جی بی میں بھی یہ چیز کر کے دیکھی کہ شاید کسی جگہ ان کو حیا آ جائے، شاید کسی جگہ ان کو یہ آ جائے کہ یار اللہ کی امانت میں خیانت کرنا کتنا بھیانک جرم ہے. عوام الناس کی 25 کروڑ عوام کی جو امانتوں میں آپ نے خیانت کی ہوئی ہے وہ ابھی تک ہضم نہیں ہو رہی. باقی جی بی اور کشمیر تو بہت سینسٹیو ایشوز ہیں، ان کو آپ کو سالو کرنے کے لیے تو بہت زیادہ سینسٹیو اور اب آپ کو بڑے زیرک قسم کے لوگوں کی ضرورت تھی. تو جب ہم نے دیکھا کہ جی یہ چیز ایسے ہونی ہی نہیں ہے، ہمیں تو جیلم کبریج انہوں نے نہ آزاد وطن کراس کرنے دینا ہے، نہ انہوں نے کوالہ کراس کرنے دینا ہے، انہوں نے اوپر جانے نہیں دینا، کمپین تو کرنے نہیں دینی، تو بھائی کاہے کا الیکشن ہے پھر ہم اس کو لیجیٹیمائز کیسے کریں؟ اور دوسرا کشمیر کے لوگوں سے ہم نے ڈسکس کی، کشمیری کمیٹی سے ڈسکس کی، جو لوگ پچھلے 40 سال سے الیکشن لڑ رہے ہیں انہوں نے وہاں کے حالات واقعات بتائے کہ جی کیا حالات واقعات ہیں، عوام الناس کیا چاہتی ہے. جب وہاں کا پبلک ایٹ لارج جیک کو ہم نے دیکھا، ان کے ساتھ جب لوگوں کو کھڑے ہوئے دیکھا، تو عوام آج کیا آپ کا ٹرن آؤٹ نکلا؟ آج آپ دیکھ لیں ٹرن آؤٹ کتنا ہے آپ کا، 15 سے 20%، 25% وہ ٹرن آؤٹ نہیں ہے آپ. تو بھائی کون سا الیکشن ہے؟ جب وہاں کی عوام کہتی ہے کہ ہم نے اس ماحول میں الیکشن نہیں لڑنا، آپ اس کو آگے لے کے جائیں. ہم نے بھی کہا تھا کہ اس کو آگے لے کے جائیں، یونائیٹڈ نیشن نے بھی ان کو لکھا آگے لے کے جائیں. اس صورتحال میں زبردستی کے الیکشنز تو نہیں ہوں گے نا. پھر آپ نے اب تو ٹھیک ہے سر، آپ ساتھ ہی رہیے گا. سید علی بخاری صاحب ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں. قادر مندوخیل صاحب، سر میں آپ کی طرف آؤں گا. سر کشمیر میں انتخابات ہو رہے ہیں، فیز بائی فیز سچویشن چل رہی ہے. مظفر آباد میں گزشتہ روز ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہوئی ہے. تو سر اس اہم ملاقات کے بعد جو الزامات کا سلسلہ ہے سر وہ تھم سکے گا؟ نہیں، کوئی اہم ملاقات نہیں ہوئی ہے، بس ایسے لوگ آ گئے مل گئے. بات یہ ہوتا نا کہ جب وہ بلاول صاحب اور مریم بی بی کی سطح پہ بات چل رہی ہو تو پھر نیچے والے جو ہے نا وہ ملتے رہتے ہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. سوال یہ کہ آپ نے علی بخاری صاحب میرے چھوٹے بھائی ہے اور بیٹی بھائی ہے، تو میں ان کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ الیکشن میں جو بائیکاٹ کی درست فیصلہ کی ہے وہ غلط فیصلہ تھا ان کا. اس کی وجہ یہ کہ آپ الیکشن میں حصہ لیتے تو ان کا یہ جو مکروہ چہرہ تھا وہ آپ دنیا کو دکھاتے ہیں. یا اگر پیپلز پارٹی بھی بائیکاٹ کرتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری جو ثبوت ہے، جہاں 99% ووٹ پڑے اور ایک حلقے میں 358 ٹوٹل ووٹ تھے اور کاسٹ ہوئے 462، تو یہ ساری چیزیں ہم کیسے بتاتے اگر ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیتے؟ نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں تو ہر چینل پہ نون لیگ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کی ہے، یہ گنن و خاموش نہیں بیٹھے گی. ایکشن کمیٹی وہاں پہلے سے احتجاج میں بیٹھی ہے. پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب، چونکہ ہمارا اتحاد ہے کشمیر کے الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، اور جب ہم سارے جو نا احتجاج پہ چلیں گے تو یہ بتاؤ کہ 4 دن کشمیر میں حکومت چلا سکیں گے اس بزدل وزیر دفاع کی موجودگی میں، جہاں وہ کشمیریوں کو کشمیری ماننے کو تیار ہے. اس مشیر اعلیٰ کو جو کہتا ہے کہ 11 سیٹیں تو میرے جیب میں، پنجاب کا ویڈیو آ چکی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب جا کے معاملہ جو ہے نا وہ بہت آگے تک جا چکا ہے. اب چند لوگوں کی ملاقات سے یا جو بھی ہمارے گھر پہ آتے ہیں یقیناً منع نہیں کرتے، لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ، اور بلاول صاحب نے تو کہہ دیا کہ بھائی اگر یہی کرو گے تو پھر آپ جو سمجھ لو الٹی گنتی آپ کی شروع سے. اور میں پہلے بھی آپ کو بتا دوں، میرے
पिछले दिनों में इस्लामाबाद में मौलाना साहब से भी मेरी गपशप हुई है इस हवाले से। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा बात ये नहीं है, इनके पास पीटीआई के जो लोग तोड़े वो उनके पास है, और 170 का फिगर उनके पास मौजूद है। हुकूमत गिराने की पोजीशन में न हम है, न पीटीआई, न कोई और है। उनके पास 170 का फिगर मौजूद हो, जो 169 दरकार है हुकूमत और वज़ीर आज़म की सीट के लिए। लेकिन हमारा जो इख्तिलाफ है और मौलाना साहब का पीटीआई का, ये इख्तिलाफ उनको बड़ा महंगा पड़ेगा, ये खाली सीटों के तक महदूद नहीं रहेगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो हरकतें उन्होंने की है वो आपके सामने की बात है, और जिस तरह गलीज गुफ्तगू मरियम नवाज ने स्टेज पे खड़े होकर की है, और फिर वो उज़्मा बुखारी तो वैसे ही वो बिलो द बेल्ट वो गुफ्तगू हमेशा करती रहती है। और अब इसके क्या जवाब दूं? फिर लोग कहते हैं खवातीन है, खातून है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसी खवातीन के मुंह में अगर आग जल रही हो तो फिर उसका क्या इलाज है, उसका जवाब क्या है? और उसका जवाब यही है कि फिर ज्यादा बात ही न कर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो नवाज शरीफ है, जब 1985 में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन का बायकाट किया था, और उसी दिनों में अगर आप कराची की तारीख से वाकिफ हो, यहाँ एक लिसानी तंजीम मुहाजिर कौमी मंड के नाम से जो बनी थी या बनाई गई थी, और उसके मुकाबले में पंजाबी पख्तून एहतियात बना, इन दोनों को फंडिंग नवाज शरीफ साहब करे थे। और इन दोनों ने कराची में कत्ल, गारत और बत्ताखोरी और पता नहीं क्या किया। यहाँ से कारखानेदार सारे उन्होंने भगा दिए कराची से, और ये प्री प्लान था। आपको याद होगा, मेरे एक दोस्त उस जमाने में लाहौर में था, तो मैंने पूछा यार ये लाहौर कैसे, मैंने कभी देखा नहीं था। कह रहे लाहौर शहर का नाम नहीं है, एक पिंड का नाम है। तो ये नवाज शरीफ साहब ने यहाँ कारखानेदारों को यहाँ बत्ती के पर्चे भिजवा के और यहाँ उनको ये बत्ती लेके उनको सबको भगा दिए। और जो 70% आज भी इन सारी साजिश के बावजूद कराची 70% रेवेन्यू देता है पूरे पाकिस्तान को। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये मुनसूबे उनके अब नाकाम हो चुके हैं, ये उनके नहीं चलेंगे। जब लाहौर में खड़ी होती है वो कहते हैं मैं ब्लू ब्लडेड पंजाबी हूँ, कश्मीर में खड़ी होती है मैं कश्मीरी हूँ, और घर का नाम जो है ना वो जाति उम्र हिंदुस्तान का रखा। तो इनका नस्ल का पता कौन लगाएगा कि है कौन लोग, ये है किस नस्ल के, है कौन सी जबान के। और फिर जब कोई सख्त वक्त आएगा तो इसी तरह जहाज के सीट के साथ बांध के उसको बाहर भेजा जाएगा। मुझे तो मुस्तकबिल यही नजर आ रहा है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जो लिसानियत के फसाद, लिसानियत की जो जड़ पाकिस्तान में आई है, तो वो नवाज शरीफ की वजह से। मैंने आपको कराची की मिसाल दिया है, जाक पंजाबी, जाक का नारा नवाज शरीफ साहब ने लगाया, फिर मरियम ने पंजाबी का लगाया। ब्लू ब्लडेड क्या मतलब है? ब्लू ब्लडेड का मतलब है ब्लू ब्लडेड के वो एक अशराफिया, यानी जो एक लोहार का खानदान हो वो अभी अशराफिया बन के अरबों खरबों रुपए पे लूट के वो अपने आप को अशराफिया कहते हैं, और बड़े फख्र से जलसे में आके कहते हैं मैं अशराफिया हूँ, ब्लू ब्लडेड हूँ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इनके दिन गिने जा चुके हैं। और ये कश्मीर का जो इक़्तिदार है, क्या फर्क पड़ता है कि ये जेयूआई के पास हो, जमात इस्लामी के पास हो, पीटीआई के पास हो, पीपल्स पार्टी के पास हो, क्या फर्क पड़ता है कि जब आप इतने बड़ा सूबा आपने दे दिए नवाज शरीफ साहब की शर्त पे कि मेरी बेटी को आप वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे तो मैं छोटे भाई को अपना वज़ीर आला मानूंगा, मेरे समधी को आप नायब वज़ीर आज़म बनाए, मेरे बचपन के दोस्त ख्वाजा आसिफ और बमाए बांजी को आप वज़ीर दिफा बनाएंगे तो मैं आपकी हुकूमत मानूंगा। तो पीपल्स पार्टी ने तो प्लेट में रख के 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनाया। लेकिन ये वही शहबाज शरीफ साहब है, मेरा और इनका हल्का एक ही है कराची में, मुस्तफा कमाल और माजी में फैसल वाडा साहब था। 1 रुपए खुदा की कसम इस शख्स से हल्के के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे, तरक्याती काम बाकी जो कुछ कर रही है पीपल्स पार्टी कर रही है। फिर कराची दुश्मनी और सिंध दुश्मनी इनके ये है कि वहां सेंट्रल पंजाब में तो 17 मोटरवे बना दिए है। कराची जो 70% रेवेन्यू पाकिस्तान को देता है, 1 मोटरवे नहीं है। पूरा बलूचिस्तान में मोटरवे तो दूर की बात है, 4 वज़ीर आज़मों ने इफ्तिताह किए। एक डबल रोड, खूनी रोड जिसे कहते हैं, जो आजकल बंद है, कोई सफर नहीं कर सकता है। ठीक है, इंतजामी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और अलायंस से चलता हुआ इन फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। सैयद अली बुखारी साहब, सर मैं आपसे दोबारा गुफ्तगू करेंगे। सर 5 अगस्त पीटीआई की जानिब से डेट दी गई है, क्या लाया अमल है, इस पर क्या कमेंट करेंगे? मैं कादर भाई को बता दूं, हम तो कादर भाई ये चीज़ लेकर आए थे कि ये 2024 के इलेक्शन में भी फॉर्म 47 की पैदावार है, क्योंकि ये जो बात आपने आज हमें कश्मीर के इलेक्शन की बताई, हम तो ये कहते थे कि लाहौर के अपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हल्के में वो 35,000 वोट से जो है डॉक्टर साहिबा से हारे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से, और जो उनकी वोटें बढ़ाई गई हैं उनके हल्के की टोटल वोट से ज्यादा हो गई है। मैं आपके सामने बैठा हूँ,
50,000 वोट से जीत के बैठा हूँ, मेरी पिटीशन जिस जस्टिस ने डिसाइड करनी थी 2 दिन में डिसाइड कर रहा था इस्लामाबाद की या 48 की, वो जस्टिस साहब के दिन आज घर भेज दिया गया उनको। तो ये तो हमें तो सबसे पहले पता है, हमसे ज्यादा कौन जानता है ये। तो लेकिन हमने उसके बावजूद जो है देखा, हमने बाई इलेक्शंस के बाद देखा, बाई इलेक्शंस का बाइकआउट भी हमने इसलिए किया, फिर हमने जीबी के इलेक्शन में देखा कि शायद कोई फितरत बदली हो, शायद कोई चीज बदली हो, लेकिन रिजल्ट वो का वही था। तो हम कभी भी ये फिर चीज मुल्क अवाम के अगेंस्ट हो, जो कश्मीर के अवाम के अगेंस्ट हो, जो उनकी मर्जी के खिलाफ हो, और दूसरा जहां पर अख्तलफी की जा रही हो, जहां पर पिछले किए हुए अभी तक जो है वो डिसाइड नहीं हो रहे, अब तो आप खुद बैठे हुए जरा डिसाइड तो करवाइएगा। आप माशाल्लाह अच्छे वकील भी हैं, तो पता चलेगा कि इसमें कैसे चीजें होती हैं। अब जो दूसरी बात आपने की मलिक साहब, वो बड़ी सिंपल सी है। 5 तारीख को हमारा जलसा है, उसके बाद सोहेल अफरीदी साहब, उसके अंदर राजा नासिर साहब और असगरी साहब, ये सारे जिनको हमारे लीडर इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया हुआ है, और उसको उन्होंने बातचीत करने का भी और उसके अंदर एहतजाज, पीसफुल एहतजाज का भी इख्तियार दिया हुआ है। वो फैसला करेंगे, उसके बाद वो आगे लेकर चला जाएगा। ठीक है, कादिर मंदूखेल साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक कल बयान दिया है, एक खिताब किया था उनकी जानिब से इकनॉमिक समिट पर, और उन्होंने कहा है कि ये निज़ाम नहीं चलेगा या कंपनी जो है वो नहीं चलेगी। तो सर, क्या हम देख रहे हैं कि नए इंतज़ामी यूनिट्स आगे बनने जा रहे हैं? आप इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, आइन तो ये कहता है कि जिस सूबे में मजीद सूबे बनाना हो वहां से 2/3 मेजॉरिटी से करारदाद पास हो, फिर सेनेट और कौमी असम्बली से भी 2/3 मेजॉरिटी से करारदाद या अमेंडमेंट हो पास हो, तो वो कानून बनाया जा सकता है। अब पंजाब में ऑलरेडी करारदाद पास हो चुकी है पंजाब असम्बली से कि जनूबी पंजाब अलग सूबा बनाया जाए, और पुख्तनख्वा में ऑलरेडी एक नई 3 करारदाद पास हो चुकी है वहां से कि सूबा हज़ारा बनाया जाए। और बलूचिस्तान के लोग भी तैयार है कि वहाँ जो पश्तून है और बलोच है वो अलग अलग एरिया है, वो तो कह रहे ठीक है जब चाहो सूबा बना लो। लेकिन कराची का डायनामिक बिल्कुल चेंज है, यानी कराची शहर में यहाँ 1.5 करोड़ से ज्यादा सिर्फ पश्तून है, और कराची एक मिनी पाकिस्तान है जो तमाम कौमियतें रहती है, चाहे उर्दू स्पीकिंग हो, पश्तून हो, हजारे भी पश्तून में आते हैं, और वो बलोच हो, सिंधी हो, इवन के क्रिश्चियन हो, बहुत से बड़ी तादाद में लोग मौजूद है। और फिर मैं ये कहूंगा कि ये जो एमके वाले कभी कभार चीखते हैं कि फलाना हो, मत रुका, सिन ये हो। अब मत रुका का मतलब ये कि जो हिंदू ने जो प्रॉपर्टी खाली की है और उस प्रॉपर्टी पे आके ये लोग बैठ गए, मिसाल के तौर पे एक मशहूर यहाँ फूड स्ट्रीट है बंस रोड, वहाँ एक एरिया का केस मेरे पास आया था, जो इस तरह इंडिया से लोग आए थे, वहाँ पे वो मुकीम सेटलमेंट का फॉर्म भरा था, यानी वो एक बिल्डिंग थी, तो उस बिल्डिंग के आसपास तो सारी जो एरिया है वो तो जो वहाँ के रहने वाले लोग थे पहले से, जो पाकिस्तान से पहले से रहते थे, तो आप क्या उस बिल्डिंग को सिर्फ अलग सूबा बनाओगे? अच्छा सर, गुलशन इकबाल में कोई एक बस कराची में ये सारी अफरा तफरी पहना है। कराची जो एक मेगा सिटी है, कराची जो 70% से हिस्सा पूरा टैक्स पाकिस्तान को देता है, तो किसी तरीके से समाजी का नवाज शरीफ ने लिसानियत की बीन चढ़ाई है, तो ये इसी फार्मूले पे है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर कोई वकील केस अच्छा नहीं चला सके, मैं या अली बुखारी, तो इसका मतलब थोड़ी है किसी डॉक्टर को आप ला दे कि आप चला दो, ये दोनों बेकार वकील है। आपको आप उसमें बेहतरी ला सकते हो, या कोई डॉक्टर कोई अच्छा ऑपरेशन नहीं कर सकते हो तो आप अली बुखारी को बोले आ जाओ भाई ऑपरेशन करो। तो मैं ये समझ रहा हूँ जो जमहूरियत लंगड़ी लूली चल रही है उसको बेहतर करने की कोशिश है। और फिर जो मोहसिन नकवी साहब की अपनी बात की है, 2.5 साल से माशाल्लाह ये वो फाकी वजीर है, और फाकी वजीर ऐसा है कि वज़ीर आज़म भी उनके अंडर है, और इससे पहले निगरान वजीर आला पंजाब था, सबसे बड़े सूबे का गलबा 9 महीने था। तो ये कोई 4 साल 3.5-4 साल बाद पता चल गया कि ये सिस्टम नहीं है। यकीनन जमहूरियत में कमजोरी है, यकीनन चीजें जो ना वो बेहतर करने की जरूरत है। इसका मतलब बिल्कुल चीजें बेहतर करने की जरूरत है, और जितने भी लूप होल्स हैं उनको एड्रेस करने की जरूरत है। राना अहमद शहरियार साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊंगा। सर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से गुज़िश्ता रोज बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि निज़ाम नहीं चलेगा या कंपनी नहीं चलेगी, इस पर आप सर क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे लिया। देखिए ये पर्सनल राय हो सकती है, निज़ाम जो है उसके अंदर हमेशा से कोई ना कोई लूप हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप निज़ाम को पूरा चेंज कर दें। इशू ये होता है कि ये तरमीम होती रहती हैं, उनकी एक अपनी सोच है, वो उन्होंने उस सोच के मुताबिक बात की, लेकिन निज़ाम जो है वो अख्तियार में है
جو ہے آئین کے اندر اختیار دیتا ہے اور جو آئین کہہ رہا ہے تو وہ ساری پارٹیز کنسنسس کے ساتھ بیٹھ کے کریں گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے اگر بیان دے دیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پورا جو ہے آپ نے نظام ہی چینج کر دیا. یہ نظام جو ہے آئینی طریقے کے ساتھ ہی چینج ہو سکتا ہے اور آئینی ترامیم کے ساتھ ہی چینج ہو سکتا ہے. ایک شخص کے کہنے پہ چینج نہیں ہو سکتا. ان کی اپنی پرسنل رائے ہے, اگر وہ اپنی رائے رکھتے ہیں ان کی رائے مقدم ہے. اور جو اگر ایسا کوئی نظام آئے گا بھی تو وہ پارلیمانی پارٹیز بیٹھیں گی, وہ کنسنسس کے ساتھ اس کے اندر ترمیم آئے گی. تو سر اگر نئے انتظامی یونٹس کا قیام ہو جاتا ہے تو واٹ ڈو یو تھنک کہ قومی اتفاق رائے پیدا ہو سکتا ہے؟ میرے اینکر صاحب ایک سوال لے لے. خواجہ آصف وفاقی وزیر تو حمایت کر چکی ہے پہلے سے ان کی باتوں کو. جی جی بالکل سر. رانا احمد شہریار صاحب, سر میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. سر نئے انتظامی یونٹس کا اگر تو قیام ہو جاتا ہے ان کیس, تو سر کیا اس پر قومی اتفاق رائے پیدا ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں, یہ نئے انتظامی جو یونٹس ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ بڑا منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, میں وہیں پہ آگے کھڑا ہوں گا کہ آئین کے اندر گنجائش ہے ان چیزوں کی, اور جب یہ پورا اتفاق رائے پوری پارلیمانی پارٹیز کا ہو جائے گا تو جو بھی پاکستان کے لیے مقدم ہوگا وہ کرنا چاہیے اور اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے, میرے بھائی نے ابھی فرمایا کہ خواجہ آصف صاحب نے جو ہے انہوں نے بیان دیا, تو مسئلہ یہ ہے خواجہ آصف صاحب نے گوادر اور کراچی کو وفاق کے زیر انتظام کرنے کی بات کی ہے. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے پاکستان کی سالمیت کے اوپر یا وقار کے اوپر کوئی جو ہے نقصان پہنچا رہے ہیں, لیکن انہوں نے ایک بات کی ہے, ہر بندے کی اپنی پرسنل رائے ہے, وہ پرسنل رائے کو لے کے چل رہا ہے, لیکن جو بھی ہوگا پاکستان کے حق کے لیے وہ کنسنسس کے ساتھ ہونا چاہیے. اور جب ہمارے لیڈران بیٹھیں گے, پارلیمانی پارٹیز بیٹھیں گی, جو کنسنسس ہوگا آئینی طریقے کے ساتھ اس ملک کے لیے جو بیٹر ہوگا انشاءاللہ اس کے اوپر کام کیا جائے گا. اس میں ہر بندے کی اپنی پرسنل اگر رائے ہے تو اس کو مقدم جانا چاہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس سے یہ اخذ کریں کہ پاکستان کے اندر پتہ نہیں کوئی نئی ترمیم یا کوئی ایسا نظام آنے لگا ہے جو پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرے گا. ٹھیک ہے, پاکستان کے مفاد میں جو چیز ہوگی وہی کی جائے گی. رانا احمد شہریار پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق تھا, سید علی بخاری پاکستان تحریک انصاف سے تھے, اور قادر مندوخیل پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. آپ تمام صاحبان کا بے حد شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام سے صرف اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی.